गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरियंत। आ जाइए फटाफट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे बायो प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं उसके प्रक्रम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारे बायोटेक्नोलॉजी। चलते हैं इस टॉपिक को चर्चा करते हैं और इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम आज बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी क्या है। आज हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इसका सिंपल सा अर्थ आपको समझना है, कुछ ही नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं कि मानव के जितने भी क्रियाकलाप है, यानी कि मानव को एक ऐसा फायदा पहुंचाना है। और फायदा कैसे पहुंचेगा कि जीनों की संरचना में परिवर्तन करना है। यानी कि आपने जीनों की संरचना में परिवर्तन कर दिया है तो आपके वह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया आपके कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में आपको किसी भी जीनों की संरचना या डीएनए में परिवर्तन करके उसे मानव के लिए उपयोगी बनाना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। और वही इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का हम अलग अलग शाखाओं में क्या करते हैं बच्चों? उपयोग करते हैं। अलग अलग शाखाओं में उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक छोटा सा एरिया नहीं है, एक पूरी की पूरी ब्रांच है जिसके द्वारा हम कई भागों में उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है मानव के लिए कल्याण का कार्य किया जाता है। और मानव के लिए मैंने अभी बोला है कि किसी भी भाग में जीनों की संख्या में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, खंडों में डीएनए की संरचना में परिवर्तन करके उसे मानव के लिए उपयोगी बनाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। देखिए कि मानव में जैव प्रौद्योगिकी की अपने आप में एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान की, कोशिका विज्ञान, ये सब इसकी ब्रांचें हैं। आणविक जैविक, सूक्ष्म जैविक, अनुवांशिकी तथा जैव रसायन, अभियांत्रिकी, उद्योग एवं अर्थशास्त्र क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास है। यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका सभी शाखाओं, सभी जगह क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और सभी का एक साथ जब उपयोग किया जाता है तो वह सम्मिलित संयुक्त प्रयास ही क्या कहलाता है? आपके बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ये तो हमने इसकी परिभाषा देखी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। आगे बात करते हैं कि सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जैव तकनीकी साधनों का औद्योगिक अनुप्रयोग किए जाने की विज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि आपने देखा है कि जो जीनों की संरचना, जीनों की संख्या, डीएनए में संरचना में परिवर्तन, ये सब कहाँ किए गए हैं? यह औद्योगिक अनुप्रयोग किए जाते हैं इनके। जैसे सिंपल सा उदाहरण बताता हूं मैं, डबल रोटी का निर्माण करना। डबल रोटी एक उद्योग है बनाने का, और यह भी किसके द्वारा किया गया? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। सबसे पहले बियर का निर्माण किया गया। जब मानव का विकास हुआ था तो तभी ही वहाँ पे बियर का निर्माण कर दिया गया था। तो ये अभी से नहीं है बायोटेक्नोलॉजी, ये परंपरागत है। हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, अत्यंत सरल शब्दों में जैव तकनीकी जैविक साधनों के औद्योगिक अनुप्रयोग किए जाने की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि उद्योगों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक स्तर के लिए, यानी कि मानव के विकास के लिए, मानव को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी योजनाबद्ध तरीके से इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। यानी मानव के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करना। कैसे उपयोग करना? जीनों की संरचना और संख्या में परिवर्तन करके उपयोग करना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, बात करते हैं विभिन्न संगठनों ने जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया। अलग अलग रूप से अलग अलग परिभाषा प्रस्तुत की है। आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन की बात करें तो इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला है कि जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर जैविक कारकों से उपयोगी उत्पाद एवं सेवा प्राप्त करने का विज्ञान है। तो आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन ने इसके बारे में क्या बताया है कि जो जैव प्रौद्योगिकी है, विज्ञान और अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके जैविक कारकों से उपयोगी उत्पाद एवं सेवाएं प्राप्त करने का विज्ञान क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगर नेक्स्ट बात करें यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि इनके अनुसार जैव प्रौद्योगिकी ये जितनी भी है यह निर्मित है आपके जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी एवं अभियांत्रिकी के ज्ञान
तथा ज्ञान तथा तकनीकों के अन्योन्य रूप से प्रयोग कर इन सभी का उपयोग करके क्या करना, सूक्ष्म जीवियों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं एवं इनके कोशिकांगों में इनकी क्षमताओं का लाभ उठाने का विज्ञान ही क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ये अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग संगठन ने प्रस्तुत की गई है। आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन ने अलग अलग बात बोली, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अलग कहा कि इसमें क्या होता है कि इनका जो है इन सभी का उपयोग करके ये हम सबको क्या करें, उत्पाद के रूप में अगर हम प्राप्त कर ले तो यह क्रिया क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। इंटरनेशनल, ये पूरा नाम है IUPAC का, IUPAC जैसे दे रखा है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये किसका नाम है, IUPAC का पूरा नाम होता है। और इसमें किसके द्वारा किया जाता है, रासायनिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग के द्वारा। देखो बच्चों, ये शॉर्ट टर्म है, नाम से याद रखना है। रासायनिक अनुप्रयोग क्या करेंगे तो वह कौन सा कहलाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री कहलाएगा। और यदि इसके द्वारा करेंगे, यदि आप बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा करेंगे, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो वो कहलाएगा यूरोपियन फेडरेशन। और यदि आर्थिक संगठन मजबूत करने के लिए करेंगे, विकास के लिए करेंगे, तो वो कौन सा कहलाएगा, आर्थिक सहायता कंपाउंड कहलाता है। तो ये 3 प्रकार का हो गया, इंटरनेशनल यूनियन हो गया। आगे ये तो इसके आधार है कि किस आधार पर आपने बायोटेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में उपयोग किया है, तो उसी के आधार पर हमने ये बात की है। जो हमने लिखा है बच्चों, उसको हम चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये निवेशक है और ये क्या है, हमें उत्पाद के रूप में। तो जैसे सूक्ष्म जैविकी, आणविक व कोशिका विज्ञान, वर्गीकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, अनुवांशिकी, कार्यकी व जैव रसायन अभियांत्रिकी, ये सभी निवेश के रूप में किया जाता है और ये हमें सभी उत्पाद के रूप में हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे पादप जंतु कृषि, पुनर्योग, DNA तकनीक, किण्वन, जैव अणु अभियांत्रिकी, बायोमाइनिंग, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, पादप या जंतु कोशिका से संबंधित तकनीकी, ये सब हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। और यदि इनकी बात करें तो ये सभी हमें निवेशक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। कि बायोटेक्नोलॉजी की अगर सिंपल सी फंडामेंटल बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया किसने, तो कॉल एरेकी नामक का एक वैज्ञानिक था जिसने कौन सा शब्द प्रतिपादित किया गया, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी प्रतिपादित किया। और कब किया, 1917 में, और सुअरों के उत्पाद के लिए किया गया। तो सुअरों के उत्पाद के लिए 1917 में बायोटेक्नोलॉजी का शब्द का उपयोग किसने किया, कॉल एरेकी नामक वैज्ञानिक ने किया। और ये देखो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बेबीलोनिया के निवासियों ने, किसके निवासियों ने, बेबीलोनिया के जो निवासी थे बच्चों, उन्होंने 6000 वर्ष पूर्व ही बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लिया था। वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और वो करके आपने देख लो कि उसने बियर का उपयोग निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, बियर का निर्माण किया। और उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा और डबल रोटी का निर्माण हो गया। तो ये पहले हो गया था, इसलिए इन्हें कौन से जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, इन्हें परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, क्योंकि इनका उपयोग पहले ही कर लिया गया था जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था। तो आप देखिए कि मानव सभ्यता के आरंभ के समय ही किसका उपयोग कर लिया गया था, इसका उपयोग कर लिया गया था। तो इसे परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, क्योंकि यह पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे विकास होने के साथ साथ कौन सी मॉडर्न जैव आपके कौन सी आ गई, मॉडर्न जैव प्रौद्योगिकी का निर्माण हो गया। क्योंकि धीरे धीरे बहुत डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, जीनों में फेरबदल होने लगी और मॉडर्न जैव बायोटेक्नोलॉजी का निर्मित हो गई। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए किसमें किया जाता है, तो वह मेडिकल जो होता है डिपार्टमेंट, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा अन्य कई क्षेत्र है जैसे चिकित्सा, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी इसका कहीं उपयोग किया गया है। क्योंकि मानव के लिए उपयोगी ये हो रही है, तो इसे 21वीं शताब्दी में क्रांति का रूप धारण कर लिया है और इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी आगे की ओर विकसित होती जा रही है। ये तो इसका हमने किसका पढ़ा, इंट्रोडक्शन। भारत में क्या योगदान है जैव प्रौद्योगिकी का, अगर हम भारत में बात करें तो भारत में बायोटेक्नोलॉजी लगभग 1982 में स्टार्ट की गई थी। तब जाके इसका नाम तो पहले क्या रखा गया था, पहला नाम लिखा गया था इसका राष्ट्रीय प्रौद्योगिक नियम, यानी कि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी निगम बनाया गया और इस निगम के द्वारा इसी पर बायोटेक्नोलॉजी पर कार्य किए गए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया धीरे धीरे इसका पर्टिकुलर खुद का एक विभाग हो गया जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी निगम से रखकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग में रूपांतरित कर दिया गया। और इसका कंट्रोल मैंने पहले बोला केंद्र सरकार द्वारा मंत्रालय के द्वारा होता है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे
विकसित निर्मित उत्पाद प्राप्त होने लगे तो सभी लोग इस पे कार्य करने लगे। तो हमारे भारत में इसकी कई संस्था है, कोई स्वयं संस्था है, कोई प्राइवेट संस्था है और कई प्रकार की ये जो अलग अलग अन्य देशों में भी विद्यमान है। जैसे हमने देखे ये स्वायत्त संस्था है, तो लगभग हमारे यहाँ भारत में कितनी स्वायत्त संस्था है? लगभग 7 स्वायत्त संस्था है। नई दिल्ली में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, मानेसर में है, नई दिल्ली, इम्फाल और भुवनेश्वर में। ये 7 संस्थाएं हैं जो अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग भागों पर कार्य करती है। जैसे कि ये डीएनए फिंगरप्रिंट का निर्माण करती है, ये कोशिका विज्ञान पे कार्य करती है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने पर कार्य करती है, ये पादप के जीनोम की क्रिया पर कार्य करती है, यह मेंटल अनुसंधान करती है और ये निरंतर विकास किसके लिए, जैव संसाधन किस किस का उपयोग किया जाएगा उसमें काम करती है और ये जीव विज्ञान के ऊपर कार्य करती है। तो ये 7 संस्थाएं हैं जो अलग अलग अपने रूप में स्वायत्त संस्थाएं हैं जो भारत में हमारे यहाँ उपलब्ध है। आगे अगर हम बढ़ें तो इसके अलावा कुछ और अन्य केंद्र के निम्नलिखित संस्थाएं भी है जो इस पे बायोटेक्नोलॉजी पर कई जैविक क्रियाएं करती है, यानी कि जनन द्रव्य संग्रह करना, यानी कि नए नए पादपों के निर्माण के लिए नई नई क्रियाएं करना। कई संस्थाएं हमारे यहाँ कार्य भी कर रही है। जैसे कि पहले है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की IARI, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, यह सबसे मेन संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा कार्य किए जाते हैं पादप प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में, तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं? IARI के द्वारा किए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एम्स है जो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था है, ये भी दिल्ली में है। और कई कार्य करने के लिए जैसे भाभा अनुसंधान केंद्र है और विज्ञान केंद्र है, ये कई संस्थाएं हैं जो कि हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी पे कार्यरत है और यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पे कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी के? ये तो हमने परिचय पढ़ा कि वास्तव में ये क्या है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? ये एक सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करती है और इसके सिद्धांत कैसे हैं? तो मेन सिद्धांत कुछ भी याद नहीं रखना, आपको सिंपल सा याद रखना है कि इसका मेन सिद्धांत है रिकॉम्बिनेट डीएनए, और इसको हिंदी में बोलते हैं कि पुनर्योगत डीएनए का निर्माण करना। पुनर्योगत डीएनए का निर्माण करना। देखो ये पुनर्योगत डीएनए का बनाने के लिए जीन का क्या किया जाता है? स्थानांतरण किया जाता है। यानी कि आपको इसका मेन ही प्रिंसिपल यही है कि हमें नए कर का पुनर्योगत डीएनए बनाना है, क्योंकि जब पुनर्योगत डीएनए बनता है बच्चों तो उसमें नए लक्षण उपस्थित होते हैं, नए गुण विद्यमान होते हैं, और जो नए लक्षण और नए गुण विद्यमान होते हैं यह पुनर्योगत डीएनए के अंदर होते हैं। यह 2 कोशिकाओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कृत्रिम विधियों द्वारा आंशिक रूपरेखा के परिवर्तन किया जाता है तथा इसमें पुनर्योगत डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण किया जाता है। पुनर्योगत डीएनए कैसे बनता है मैं थोड़ा हिंट दे दूं आपको कि आपके पास 2 कोशिकाएं, एक ए कोशिका है, एक बी कोशिका है। इन दोनों कोशिकाओं के लक्षण आपको एक कोशिका में चाहिए जो सी कोशिका है। तो इसमें जो इन दोनों से मिलकर जो डीएनए आएगा, इन दोनों से मिलकर जो डीएनए आएगा अलग अलग भाग में और इसमें प्रवेश कराएंगे, वह कौन सा डीएनए कहलाएगा? वह आपके RDNA यानी कि पुनर्योगत डीएनए कहलाएगा। तो पुनर्योगत डीएनए में जब होते हैं तो इस कोशिका के भी गुण होंगे और इस कोशिका के भी गुण होंगे, तो इसलिए नई कोशिका का निर्माण, नए गुण आना क्या कहलाता है? पुनर्योगत डीएनए तकनीक कहलाती है। और ये तकनीक होती है, इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? डीएनए पुनर्योगत डीएनए तकनीक कहते हैं। यानी कि किसी नए लक्षण का निर्माण करना, 2 कोशिकाओं के लक्षण एक कोशिका में प्राप्त कर लेना, कई नई कोशिका का निर्माण कर लेना, क्या कहलाता है? यह डीएनए पुनर्योगत तकनीक कहलाती है। इसी के अलावा अगर इसमें जीनों का निर्माण कर रहे हैं, जीन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जीनों में फेरबदल हो रहा है, और जब जीनों में फेरबदल हो रहा है तो यह किस नाम से जानते हैं? अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में सर्वप्रथम जो है नेथन्स और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने बात की। इन्होंने कई एंजाइम ढूंढे उस टाइम पे कि डीएनए के खंडों को कैसे तोड़ें, क्योंकि इसके जो डीएनए है इसका भी डीएनए होगा, इसका भी डीएनए होगा। अब ये डीएनए इधर से भी आएंगे और ये डीएनए खंड इधर के भी आएंगे। तो इन डीएनए खंडों को तोड़ने के लिए कई क्रियाएं की गई और ये क्रियाएं करने के लिए कई एंजाइम का यूज किया गया। इन एंजाइमों को नेथन्स और स्मिथ ने बताया, जिसको हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु की कोशिका से एक ऐसे एंजाइम, ये एक जीवाणु कोशिका थी हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, इससे हमने क्या किया? इससे एंजाइम को पृथक किया। किसको पृथक किया? एंजाइम को पृथक किया। और ये जो एंजाइम होता है डीएनए के खंडों को खोलने का कार्य करता है। जैसे डीएनए था
और इस डीएनए के खंडों को ये क्या कर दिया, ये खोल दिया। एक डीएनए खंड इधर खुल गया, एक डीएनए खंड ऐसे खुल गया, और इन खंडों को इस स्थान पर खंडित कर सकता है। इस प्रकार के एंजाइम को प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज कहा गया तथा इसे हिंड्रिच सेकंड का नाम दिया गया। यानी कि डीएनए खंडों को तोड़ने वाला, सिर से, बीच में से नहीं, सिरों से तोड़ने वाला एंजाइम था, इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया गया, हिंड्रिच थर्ड डाल दिया गया। इसके अलावा एक और एंजाइम खोजा गया जिसे हम नाम देते हैं एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज, ये नाम है एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज, कहीं नाम दे रखा है इसमें। नेथन स्मिथ ने खोज के प्रकार के विभिन्न के एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम के डीएनए खंडों को तोड़ा। एक दो एंजाइम होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूं, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज और एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज, जो आगे आएंगे। एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, डीएनए को बीच में से तोड़ता है। डीएनए खंडों को बीच में से तोड़ने का कार्य कौन करता है, एंडोन्यूक्लिएज। और सिरों से तोड़ने का कार्य कौन करता है, डीएनए खंड को सिरों से काटने का कार्य कौन करता है, एक्सोन्यूक्लिएज। जब डीएनए खंडों को अलग अलग भागों में तोड़ लिया जाता है तो इन खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है, जिसे हम कौन सा लाइगेज बोलते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, डीएनए लाइगेज। तो आपने देखो ये लिखा हुआ है, हिंद नाम दिया गया। इसके बाद नेथन्स और स्मिथ ने, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पे कार्य किया। नेथन्स और स्मिथ ने पश्चात कुछ ही विभिन्न जीवाणु के विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की उपस्थिति में पता चला। यानी एंडोन्यूक्लिएज यानी कि अंदर से तोड़ने वाले, और इन एंजाइम की सहायता से डीएनए अणु को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर, ये वही बात आ गई, डीएनए खंडों को क्या किया इसने, अंदर से तोड़ दिया, और जोड़ने का कार्य किसने किया फिर उन खंडों को, डीएनए लाइगेज ने। क्योंकि आधे खंड इसके थे, ए वाले के लेने थे, आधे खंड किसके लेने थे, बी वाले के लेने थे। तो आधे आधे लेंगे तो इन्हें तोड़ने का कार्य पहले किसके द्वारा, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा, और उसके बाद जोड़ने का कार्य किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा इन खंडों को जोड़ा गया, और जिससे कौन सा डीएनए बना, पुनर्योगक डीएनए बना। तो दोनों कोशिकाओं के डीएनए को पहले तोड़ा, उस तोड़ने के बचाव उन खंडों को डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ा, और यही जो डीएनए बना, ये डीएनए कौन सा कहलाया, पुनर्योगक डीएनए कहलाया। इसमें क्या क्या कार्य करता है ये डीएनए, कि जो पुनर्योगक डीएनए बन गया तो इससे क्या क्या हुआ, इससे देखो जीनोम की में वृद्धि होगी। जीनों के समूह को हम क्या नाम देते हैं, जीनोम। तो इससे जीनोम की संख्या में वृद्धि हो गई। इससे क्या हो गया, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हो गई, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होने लगा, एंजाइम की मात्रा में वृद्धि होने लगी, और वांछित लक्षण के हमें लक्षण प्राप्त होने लगे। क्योंकि हमें ए और बी दोनों के गुण चाहिए थे, ए कोशिका के भी गुण चाहिए थे और बी कोशिका के भी गुण चाहिए थे। तो हमें देखो वांछित लक्षणों की भी प्राप्ति होने लगी। इच्छित लक्षण को वांछित लक्षण कहते हैं। और अनुवांशिकी रोगों से भी हमें निदान मिलने लगा, क्योंकि हमें पता लग गया कि कौन से जीन के द्वारा कौन सा रोग हो रहा है, तो उसमें हमने उसे हटा दिया, तो अनुवांशिक रोगों में भी क्या होने लगा, हमें उससे मुक्ति मिलने लगी, और उच्च स्तर पर जीवधारियों में अनुवांशिक दोषों का निवारण होने लगा। तो ये सारे के सारे कार्य किसके हैं बच्चों, यह बायोटेक्नोलॉजी के कार्य है जो पुनर्योगक डीएनए के द्वारा निर्मित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रौद्योगिकी कौन कौन सी तकनीक है जो सहायता करती है इस प्रोसेस में, कौन कौन सी तकनीक है जो सहायता करती है अभियांत्रिकी। अगर रसायन के रूप में करेगी तो वह कौन सी कहलाएगी, रसायन अभियांत्रिकी कहलाएगी। अगर रसायन के रूप में करेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग। देख से दे रखा है कि अंतर्गत रोगाणु सहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को कोशिकाओं की वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में जीव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक, एंजाइम, टीके आदि अगर रसायनों के द्वारा हम प्राप्त करेंगे तो वह कौन सी इंजीनियरिंग कहलाएगी, केमिकल इंजीनियरिंग। और यदि सूक्ष्म जीवियों के द्वारा करेंगे, जीन में फेरबदल के द्वारा करेंगे तो वह कौन सी इंजीनियरिंग कहलाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। रसायनों के द्वारा केमिकल इंजीनियरिंग, और जेनेटिक आनुवांशिक लक्षणों के द्वारा करेंगे तो वह कौन सी कहलाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। देखो इसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है, जीनों में फेरबदल। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीनों में फेरबदल। और जीनों में जब फेरबदल होता है तो उसका लक्षण प्रारूप भी चेंज होता है और जीन प्रारूप भी बदलता है। तो जब नए लक्षण आएंगे, नए जीन प्रारूप आएंगे, तो यह जब देखो ना, इसमें डीएनए को जोड़ा और घटाया जाता है, यानी कि नए जीनों का आना, नए जीनों का पुराने जीनों का निकालना, यही तो एक इंजीनियरिंग है। और आनुवांशिक रूप से हो रही है, इसलिए इसका नाम आनुवांशिक इंजीनियरिंग हो गए। और इसको बाद में नाम क्या ले दिया गया, टेयरिंग ऑफ डीएनए नाम दिया गया। इसको बाद में क्या नाम दिया गया, टेयरिंग ऑफ डीएनए, और जिसके द्वारा हम लोग इस पे बात करते हैं। आगे बढ़ें तो अब अभियांत्रिकी में कौन कौन से साधन उपयोग में लिए जाते हैं। कई सारे साधन होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट साधन होता है एंजाइम। देखो आपके पास दो कोशिकाएं ए और बी, आपका
पर्पस भी यही है कि इन दोनों कोशिकाओं के आपको क्या करना है, इन दोनों कोशिकाओं के जो लक्षण है इस सी वाली कोशिका में प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसके डीएनए खंडों को भी तोड़ोगे, इसके डीएनए खंडों को भी तोड़ोगे, तो तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाएगा, एंजाइम का। तो हमारे जो सबसे पहले है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन कौन से हैं, तो पहला साधन होता है आपके एंजाइम। पहला साधन कौन सा आता है, एंजाइम। एंजाइम के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, कई डीएनए खंडों को पहले क्या करेंगे, तोड़ने का कार्य करेंगे। तो इसके लिए कई एंजाइम यूज किए जाते हैं। देखो आनुवंशिक अभियांत्रिकी पुनर्योगक डीएनए तकनीक में विभिन्न एंजाइम यूज किए जाते हैं। पहला एंजाइम कौन है, प्रतिबंधित या बंदेज एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं आरई एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। दूसरा है किनारों से काटेगा तो एक्सोन्यूक्लियेज, और बीच में से तोड़ेगा तो एंडोन्यूक्लियेज, आपने अच्छी तरह पता है। और ये लयनकारी लाइजेज, ये विघटित करने वाले एंजाइम है, और ये संयोजक लाइगेज, ये जोड़ने, डीएनए लाइगेज एंजाइम बताया ना मैंने, ये जोड़ने वाला एंजाइम है। संश्लेषी एंजाइम जो पदार्थों का क्या करता है, संश्लेषण करता है, तो ये संश्लेषी एंजाइम है। और अर्थात क्षारीय फास्फेट एंजाइम, तो ये कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो आपके क्या करते हैं, यह आपके डीएनए खंडों को तोड़ने, जोड़ने, उसको घुमाने आदि कार्य करते हैं। तो पहला साधन कौन सा आता है, आपके एंजाइम आता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, बात करते हैं विदलन एंजाइम। इस समूह के एंजाइम डीएनए अणु को वांछित खंडों में क्या करते हैं, पृथक करते हैं। तो डीएनए अणुओं को क्या करते हैं, यह विदलन एंजाइम वांछित खंडों में पृथक करते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले अगर बात करें एक्सोन्यूक्लियेज, अगर एक्सोन्यूक्लियेज की बात करें तो ये जो एंजाइम है डीएनए अणु को 5' और 3' सिरों से काटते हैं। यानी कि जो ये श्रृंखला होती है, ये डीएनए की द्विकुंडलित 5' 3' 5' 3' 5' तो इधर, तो इस तरीके से आपके यह क्या करते हैं, 5' और 3' सिरे से अगर काटते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज कहलाते हैं। और यदि विशिष्ट स्थानों से काटते हैं, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं या पृथक करते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज कहलाते हैं। तो दो प्रकार के हमने देखे, अगर सिरों से काटेंगे तो एक्सोन्यूक्लियेज कहलाएगा, और विशिष्ट स्थानों से काटेंगे तो वो एंडोन्यूक्लियेज कहलाता है। तीसरा प्रकार होता है प्रतिबंधन, यानी कि एंडोन्यूक्लियेज होता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज की बात करें तो ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम भी माना गया है, अतः इन्हें आणविक कैंची यानी कि चाकू भी कहते हैं। और यह जो प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए में विशिष्ट विलोम पद, जिसे हम पैलिंड्रोमिक कहते हैं, जो अपोजिट होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण दे दें मलयालम, तो इधर से पढ़ेंगे तो भी मलयालम, इधर से पढ़ेंगे तो भी मलयालम। ऐसे ये जो होते हैं इनको अपोजिट साइड से जोड़ते हैं, जैसे AGCT, तो इधर से भी जोड़ेंगे तो AGCT, तो ये दोनों तरफ से अपोजिट हो गए। तो ये जब अपोजिट क्रिया होती है तो इसे हम क्या नाम देते हैं, विलोम पद, या क्या नाम देते हैं, पैलिंड्रोमिक कहते हैं। तो इस तरीके से वो पहचानता है, जैसे इको आर फर्स्ट GATTCC अनुक्रम को पहचान कर G एवं A के मध्य से काटता है। तो इस तरीके से जो क्रिया करता है वह क्रिया क्या कहलाती है, आपके प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहलाती है। आगे बात करें तो ये देखो यहां पर है, एंजाइम के डीएनए खंडों को तोड़ रहा है। तो ये एक डीएनए खंड है, तो एक सिरे को यहां से तोड़ा, एक को यहां से तोड़ा। तो ये जैसे तोड़ता है, जैसे मलयालम एक शब्द है, मलयालम को आगे से पढ़ेंगे तो भी मलयालम, पीछे से भी पढ़ेंगे तो मलयालम। डीएनए खंडों को भी इस प्रकार से तोड़ता है कि इधर G AA TTC, तो इसके विपरीत होता है। और उसके बाद ये ऊपरी वाला हिस्सा खत्म कर देता है, इधर से निचला वाला हिस्सा छलांग छोर हटा देता है, और इन दोनों को डीएनए लाइगेज के द्वारा ये यहां से इन दोनों खंडों को जोड़ता है। कौन, डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। और इन्हें तोड़ने का कार्य करता है आरई एंजाइम। कौन करता है, आरई एंजाइम। तो जोड़ने का कार्य तो डीएनए लाइगेज और तोड़ने का कार्य आरई एंजाइम। और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, पुनर्योगक डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपके एंजाइम कार्य करते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आगे। यह विदलन डीएनए के अभिज्ञान अनुक्रमों की संख्या पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, यह अभिज्ञान अनुक्रमों की संख्या पर भी निर्भर करता है। और इसे आगे जाके 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज है उसको अपन ने 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले बात करते हैं प्रारूप फर्स्ट के एंजाइम, जिसे हिंड सेकंड है, ठीक है। विलोम पदों पर
विलोम पदों पर डीएनए अणु के दोनों सूत्रों को एक ही स्थान पर काटते हैं, तो अगर एक ही स्थान पर काटते हैं तो इनके दोनों कटे जो सिरे हैं वो कैसे हो जाते हैं, सपाट हो जाते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, और इन्हें क्या नाम देते हैं, कुंदछोर नाम देते हैं। और ये लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड के बनाने की क्षमता रखते हैं, तो ये लगभग 75 न्यूक्लियोटाइड का रिक्त स्थान बनाने की क्षमता रखते हैं। और इनके सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु मैग्नीशियम आयन Mg+2 व एस एडिनोसिल मिथियोनिन सहकारक की आवश्यकता होती है। तो इस सहकारक के रूप में मैग्नीशियम आयन और एस एडिनोसिल मेथियोनिन की आवश्यकता होती है। किस रूप में, यह आपके कुंदछोर के रूप बनाने में। और कितनी रिक्त स्थान बनाने की क्षमता रखते हैं, ये 75 न्यूक्लियोटाइड के बराबर। आप प्रारूप सेकंड में देखें तो इको आरआई एंजाइम का यूज किया जाता है। हमारे पास एंजाइम दो है, एक तो हिंड सेकंड थर्ड भी होता है और एक सेकंड भी होता है, ये दोनों है। और एक है हमारे पास आरआई एंजाइम, आरआई एंजाइम का ही है इको इस्चियन कोलाई यानी ई कोलाई एंजाइम है। ये भी हमारे क्या करता है, बिंदुओं को वो तो हिंड सेकंड तो एक सिरे से काट रहा है, और ई को आर आई आपके क्या करता है, यह डीएनए खंडों को अलग अलग छोर से काटता है, अलग अलग बिंदु से काटता है। और जब अलग अलग बिंदु को काटता है तो उसे कौन सा छोर कहते हैं, सलांग छोर कहते हैं। एक बिंदु से काटे तो कुंदू छोर, और अलग अलग सिरों से काटे तो छलांग छोर कहते हैं। और इसके बाद परिभाषित लंबाई क्रम के डीएनए, मैंने कहा था कि जब अधिकांश जीन परिवर्तन होता है उसके बाद ही जोनों को जोड़ दिया जाएगा डीएनए लाइगेज के द्वारा, जैसे मैंने बताया, और उसके बाद जीनों में परिवर्तन हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रारूप और सेकंड प्रारूप दोनों को मिलाकर इन कारकों की उपस्थिति में कौन कौन से, एटीपी, एस एडिनोसिल और मेथियोनिन तथा मैग्नीशियम कारकों की उपस्थिति में क्या कर दिया जाता है, पुनर्योगक डीएनए का निर्माण कर दिया जाता है। अब जब पुनर्योगक डीएनए का निर्माण हो जाता है तो मैंने बताया दो छोर बनते हैं, एक इधर का एक इधर का, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। लेकिन मलयालम जैसे आगे से पीछे से पढ़े तो जब दोनों विपरीत होते हैं तो इस शब्द को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। उस शब्द को हम क्या नाम देते हैं, पैलिंड्रोम। यानी कि जब दोनों सतह एक दूसरे के समान हो तो वह क्रिया क्या कहलाती है, आपके पैलिंड्रोम कहलाती है। जैसे देखो 3-5, इसके अपोजिट क्या हो गया, 5-3। तो इसका मतलब है डीएनए के दोनों सूत्रोच्चार युग्म के ऐसे अनुक्रम जिन्हें पढ़ने का अभिविन्यास समान हो, यानी कि एक जैसा पढ़ा जा सके, आगे से भी पीछे से, क्या कहलाते हैं, अनुक्रमण, या क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोम्स कहलाते हैं। जैसे देखो इधर से GATCC, इधर से भी देखो GATCC, तो इधर दोनों एक जैसे पढ़ा तो वह क्या कहलाता है, वह आपके पैलिंड्रोम कहलाता है। और इनको जुड़ने पर ही पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण होता है। यानी कि दो डीएनए को जोड़कर डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है, पुनर्संयोजित डीएनए कहलाता है। अब इन एंजाइमों का नामकरण कैसे किया गया, इन एंजाइमों के नामकरण में क्या था कि इनका नामकरण किया गया। तो इन एंजाइमों के नामकरण में जैसे सबसे पहले आपने देख लिया इको आर फर्स्ट, ये आपने एक एंजाइम ले लिया, इको आर फर्स्ट, ये एंजाइम है। तो ई वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग इसका कहलाता है वंश। क्या कहलाता है, वंश। ये वाला भाग आपके क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। और ये वाला जो को है, यह कोलाई वाला आपके भाग क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। तो आगे वाला शब्द को कैसे लिखते हैं अपन, वंश से, पीछे वाले दो शब्दों को कैसे लिखते हैं, जाति से। और ये आर आपके क्या है, प्रभेद। क्या है यार, प्रभेद। और ये फर्स्ट क्या है, इसकी रोमन संख्या यानी कि प्रयोग संख्या। तो आप इसको कैसे लिखते हो कि जो आगे वाला शब्द है इसको तो आप कैसे लिखोगे, वंश से, पीछे वाली दोनों को लिखोगे जाति से, और आर वाला क्या कहलाता है, आपके प्रभेद, और फर्स्ट क्या है, इसकी रोमन संख्या यह है। तो इस तरीके से एंजाइम का नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले देखो किसी भी जीव के वंश, दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और तीसरा अक्षर है तो इसको जाति, और चौथा प्रभेद आपको प्रभेद से, और पांचवा जो अक्षर होता है उसको क्या करते हैं, रोमन संख्या से दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से कई जहां आपके क्या करते हैं, एंजाइमों का नामकरण करते हैं। कई एंजाइम में जैसे ई कोलाई R30 से पृथक किया गया है। तो इसे ऐसे कई हिंड थर्ड है, ऐसे कई एंजाइम में जो आपके सामने प्रचलित है, जैसे देखते हैं। ये देखो एंजाइम का इको आर, ई तो क्या हो गया, वंश, क्या हो गया ये, वंश, तो ये मैंने लिख दिया वंश। को क्या हो गई इसकी, जाति, तो ये मैंने लिख दी इसकी जाति। आर क्या हो गया इसका, प्रभेद, क्या हो गया, प्रभेद। और फर्स्ट क्या हो गया इसकी, रोमन संख्या यानी कि प्रयोग संख्या। तो देखो इस्चियम, इसका वंश हो गया,
कोलाई इसकी जाति हो गई, आर इसका प्रभेद हो गया, और फर्स्ट पहला प्रयोग किया गया था ये, इसलिए इसका ये हो गया। ऐसे सभी में क्या किया जाता है, नाम। जैसे हिमोफाइलस, एच हिमो से फाइलस हो गया, IN इन्फ्लुएंजा इसके क्या हो गई, जाति हो गई, और डी क्या हो गया इसका प्रभेद, और थर्ड इसकी क्या हो गई, रोमन संख्या। ऐसे तरीके से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। वैसे दो ही यूज किए जाते हैं, इको RI और हिंड थर्ड आपके एंजाइम में। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज का सिंपल सा फंडामेंटल है बच्चों, सिंपल सा अर्थ है डीएनए लाइगेज का कि आपको डीएनए खंडों को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वह डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। तो डीएनए खंडों को, फॉस्फेट बंधों को जोड़ने का कार्य जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। यानी डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज करता है, इसलिए इन्हें आणविक संयोजक या ऊतक लाइगेज भी कहते हैं। ये जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको आणविक संयोजक यानी कि मॉलिक्यूल बाइंडर या ऊतक लाइगेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे सिंथेटेज या संश्लेषी एंजाइम। कौन कौन से होते हैं, जो एंजाइम आपके डीएनए की संख्या में वृद्धि कर दे, प्रतिकृति कर दे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डीएनए कौन से कहलाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कहलाते हैं। जैसे कि देखो इस एंजाइम का डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए खंडों की असंख्य प्रतियां का मतलब है जेरोक्स कॉपियां, 2 से 4, 4 से 8 उपयोग किया जाता है। अतः इन डीएनए की प्रतियों को क्या नाम दे दिया, संश्लेषित डीएनए नाम दे दिया। और यह जो क्रिया कहलाती है यह PCR तकनीक कहलाती है। कौन सी तकनीक कहलाती है, PCR तकनीक, यानी कि डीएनए की जेरोक्स कॉपी करना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये जो तकनीक है इसे पॉल चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या PCR तकनीक के बारे में कहते हैं। यह कोई कार्य नहीं करती, बस यह डीएनए की खंडों की संख्या में वृद्धि करती है, यानी कि उसकी प्रतियां बनाने का कार्य करती है, इसलिए इसे संश्लेषित डीएनए या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा कौन सी होती है डीएनए, सिंथेटेज डीएनए होते हैं। एक प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए होता है। इसमें क्या करता है कि इसमें एक डीएनए के बिल्कुल विपरीत, एक डीएनए से 2 डीएनए विपरीत बनाते हैं, इसको cDNA कहते हैं। जैसे ये एक डीएनए है पहला, इस डीएनए को क्या करेंगे, पहले खंडों को तोड़ेंगे तो इसके 2 खंड हो जाएंगे इस तरीके से, और इसके बाद प्रत्येक खंड से यहाँ टेम्पलेट बनेगा, इधर इसका टेम्पलेट बनेगा, तो एक डीएनए ये बन जाएगा, एक डीएनए ये बन जाएगा। तो कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए। और ये जो डीएनए बना ये कौन सा डीएनए कहलाता है, cDNA, या इसको हम क्या नाम देते हैं, cDNA या संपूरक डीएनए नाम देते हैं। तो 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं सिंथेटेज में। एक तो जो संख्या को बढ़ाते हैं उस तकनीक को हम PCR तकनीक कहते हैं, यानी कि संश्लेषित डीएनए का निर्माण करता है। और एक डीएनए के श्रृंखला को खोल के किसका निर्माण करता है, पूरक डीएनए का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आप डीएनए प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की क्रिया में काम करते हैं। एक होता है क्षारीय फास्फेट। ये क्षारीय फास्फेट क्या होता है, डीएनए के अंतिम छोर पे पाया जाता है। ये क्षारीय फास्फेट ये यहां पाया जाएगा। अगर ये आपने इस समूह को हटाया नहीं, ये सारे फास्फेट क्या करता है, डीएनए के फास्फेट समूह को यहां से हटा देता है। अगर यह हटाया नहीं तो ये वापस रिंग टाइप बन जाएगा और वृत्ताकार डीएनए का निर्माण कर लेगा। तो ये देखो 5 डिग्री सिरे से फास्फेट समूह को हटाने के लिए किया जाता है, जिससे पुनः डीएनए जुड़कर वृत्ताकार डीएनए का रूप धारण न कर ले। अच्छा, इस क्रिया को बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्षारीय फास्फेटेज डीएनए का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, क्षारीय फास्फेटेज डीएनए का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से क्षारीय फास्फेटेड डीएनए का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीन क्लोनिंग आती है इसमें। देखो वाहक भी कार्य करते हैं। साधन, पहला साधन आपने कौन सा पढ़ा, एंजाइम, जो कई प्रकार के हमने एंजाइमों की बात करी। दूसरा साधन आता है आपके वेक्टर या वाहक। ये क्या करते हैं, वाहक भी होता है जो प्रतिकृति। सबसे पहला कार्य है वाहक। ये सबसे पहले इसका उद्भव कैसे हुआ, देखो सारा डायग्राम से समझ लीजिए। उद्भव, प्रतिकृति का उद्भव यहां होता है, एक रज्जु खंड होता है ये देखो, ये पूरा पीवीआर एक वाहक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रतिकृति का नियमन होता है, यानी शुरुआत यहीं से होती है। जैसे कि लिख रखा है, देखना आप, डीएनए रज्जु का एक खंड है जो प्रतिकृति के समय आरंभ बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो उद्भव कहां से होता है, इसका आरंभ बिंदु से करता है। जो डीएनए का कोई खंड, जो डीएनए खंड जोड़ना है, क्योंकि डीएनए आपने ए और बी 2 आपने क्या ले ली, कोशिकाएं ले ली। अब इन कोशिकाओं से आपने लगभग सी में जाना है, कोशिका में प्रवेश कराना है, तो ऑटोमेटिक तो कराओगे नहीं। आपने डीएनए खंड इसका भी बना लिया, इसका भी बना लिया, तो इनको ले जाने का कार्य तो करेगा। आपको कोई मकान बेचना है तो बीच में एजेंट का यूज तो करना पड़ेगा।
और वो बीच में जो एजेंट होता है वही एजेंट क्या कहलाता है, वाहक कहलाता है, जो डीएनए खंडों को ले जाने का कार्य करता है। तो डीएनए खंडों को ले जाने वाली संरचना क्या कहलाती है, वाहक। और ये वाहक जो होता है इसके कई भाग होते हैं, ये कई प्रकार के वाहक भी होते हैं। जैसे पीबीआर 322 एक वाहक है जो कि क्या करता है, यह एक ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त होने वाला वाहक है। पी से है प्लाज्मिड, बी से बोलीवर, आर से रोडिंज, इसका पूरा नाम बना था, ये तो बोलीवर था, आर का मतलब रोडिंज था। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको मिला के खोजा, और ये 322 इसकी क्या थी, प्रयोग संख्या थी। तो इसलिए इसका पूरा नाम ही क्या पड़ गया, पीबीआर 322। तो बोलीवर और रोडिंज इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये पीबीआर 322 खोजा। इसमें कई सारे क्षेत्र पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ये क्या क्या कार्य करते हैं ये हम देखते हैं। देखो, इस अनुक्रम स्वायत्त रूप से प्रतिकृति अनुमति देता है। सबसे पहले प्रतिकृति हो गई, और कोशिका में स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। डीएनए की अत्यधिक संख्या प्राप्त करने के लिए अत्यधिक रूप में अनुक्रमण ओराई क्षेत्र होता है। यानी कि इसमें जो है, इसमें जो ये ओराई क्षेत्र है, यहीं पे होगा ओराई क्षेत्र, टॉप डीएनए पीवीसी, ये रहा ओराई क्षेत्र। तो ओराई क्षेत्र क्या करता है, यह मैंने कहा ना अलग अलग क्षेत्र अलग अलग कार्य करते हैं। यह क्षेत्र क्या करता है, इसकी डीएनए की प्रतिलिपियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसमें लिख रखा है साफ कि उत्पत्ति अनुक्रमण ओराई क्षेत्र संवाहक में क्लोन किया जाता है, यानी एक रूप का दूसरा रूप बनाने का कार्य करता है। तो यह ओराई क्षेत्र एक रूप से दूसरे रूप का निर्माण करता है। इसके बाद एक मार्कर जीन होता है, इसी में पाया जाता है, जो ये पहचानने का कार्य करता है कि ये वास्तव में डीएनए खंड आया है, वो वास्तव में उसी पे जुड़ने वाला है या फिर कहीं दूसरा डीएनए खंड है। तो पहचानने का कार्य करने के लिए कौन सा जीन कार्य करता है, मार्कर जीन। देखो ये लिख रखा है, यह अच्छे वाहक के रूप में योग्य चिन्ह की उपस्थिति में भी एक आवश्यक विशेषता है। यह रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं के चयन यानी पहचानने की अनुमति प्रदान करता है, और अरूपांतरित कोशिका को पहचान कर उनको नष्ट करने की सहायता करता है। जो उसके काम की नहीं है उसे नष्ट कर देता है, और जो उस पे जुड़ने वाला वाहक है उस कोशिका को वह क्या करता है, पहचान देता है, और उसे फिर वाहक उस कोशिका से डीएनए खंड, वो आपने ये वाहक था, आपके ये वाहक था, और वो जो डीएनए खंड रहा वो इससे जुड़ जाता है, और ये डीएनए खंड जुड़ते यही तो बन गया आरडीएनए, पुनर्योगक डीएनए। यही तो कहलाता है कि ये डीएनए खंड और ये वाहक ये दोनों जुड़कर आरडीएनए बना लिया, और यही कोशिका में प्रवेश कर जाता है, यानी कि परपोषी कोशिका में वृद्धि करता है। और इससे कई टेट्रासाइक्लिन, कई प्रतिरोधी कूटनी जीन, ई कोलाई आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के सिंपल सा है कि डीएनए खंडों को वाहक पर जोड़कर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि एजेंट का कार्य कर रहे हैं वाहक, और ये वाहक क्या करेंगे, उसे परपोषी कोशिका में प्रवेश करा लोगे। तो वही क्लोनिंग स्थल आ गया। वाहक में एक ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एक ही स्थल होना चाहिए, क्योंकि 2-3 स्थल होंगे तो डीएनए खंड कहीं और जगह दूसरी जगह जुड़ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए जहां प्रतिबंधित एंजाइम क्रिया कर सके, इससे विजातीय डीएनए को जोड़ा जा सके। यदि एक से अधिक पहचान स्थल हो तो प्रतिबंधित एंजाइम क्रिया वाहक अनेक स्थलों से कट जाएगी, और जिससे जीन क्लोनिंग भी नहीं होगी, यानी वो डीएनए कहीं और जगह जुड़ जाएगा। तो एक ही स्थल ऐसा होना चाहिए वाहक पर जहां पर डीएनए खंड आकर जुड़ सके, और यही क्रिया क्या कहलाती है, क्लोनिंग या पहचान स्थल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब वाहक का हम बार-बार में नाम ले रहे हैं, हम वाहक के लिए बार-बार में कह रहे हैं कि यार वाहक का एजेंट का कार्य करता है, जो डीएनए खंडों को क्या करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का कार्य करता है। अब कौन कौन से वाहक पाए जाते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं प्लाज्मिड वाहक की। सबसे पहला वाहक करता हूं, यह एक वाहक है जो प्लाज्मिड वाहक होता है। इसकी बात करूं तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला वाहक है, यानी कि आज तक का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला वाहक है वह कौन सा है, प्लाज्मिड वाहक है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। यह छल्लेनुमा संरचना का होता है जो डीएनए का बना होता है। यह छल्ले, जैसे पीबीआर 322 बताया, तो वो भी एक प्रकार का प्लाज्मिड वाहक है जो गोल छल्लेनुमा था, और इस पे कई प्रतिजैविक, लैंगिक कारक, कई प्रतिरोधी जीन आदि पाए जाते हैं, कई विस्तारित होते हैं, है ना। इन्हें आकार में छोटे होने के कारण कोशिका से आसानी से अलग किया जाए। इन्हें कोशिका, क्योंकि वाहक कहाँ से निकालेंगे, कोशिका से निकालेंगे, तो इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है मेरे बच्चों, कोशिका से अलग भी किया जा सकता है। इन्हें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। जैसे आपके पास है कौन सा वाहक, पीबीआर 322। मैंने कहा ना, पीबीआर 322 एक प्रकार का प्लाज्मिड वाहक है जो गोलाकार संरचना का होता है,
इन्हें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आसानी से निकाला भी जा सकता है, इनका यूज भी किया जा सकता है और इन्हें स्थानांतरित भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से पहला जो वाहक का कार्य करता है वो कौन सा वाहक है? प्लाज्मिड वाहक, और इसका उदाहरण कौन सा है? PBr 322। और इसका यूज कैसे किया जाता है? यह सूक्ष्म जीवियों में किया जाता है। दूसरा वाहक आपके आता है, इसे PBr 322 के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है कि वास्तव में क्या है कि PBr 322 एक जो प्लाज्मिड वाहक है, ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, 2 जीन पाई जाती है। देखो मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट। ये देखो, एक ये जीन रही टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, TET होगी कहीं पे, ये रहा, है ना, ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, और एक है ये एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन। ये दोनों जीन ही जो होती है, ये दोनों जीन ही आपके किसका निर्माण करती है? PBr 322 में पाई जाती है। वास्तव में ये दोनों जीन ही PBr 322 की पहचान होती है और इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ बच्चों, PBr 322 नामक प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन जो प्रतिरोधी है और एवं एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन होते हैं। 2 प्रकार के जीन होते हैं PBr 322 में, एक तो होता है TETR टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, और एक होता है AMPR यानी कि एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन। इनमें से एक जीन में स्थित प्रतिबंध स्थल पर V जातीय DNA को जोड़ा जाता है, या तो इस पे TETR पर जो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है या एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन है, इनमें से किसी एक पर V जातीय यानी कि वांछित DNA को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। यदि हम बात करें PBr में TETR यानी कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन पर कोई भी जातीय DNA जोड़ दिया जाता है, यानी कि किसी भी अन्य वांछित DNA को आपने इस पे जोड़ दिया, या आपके एक जीन है, इस पे आपने ये वांछित जीन को जोड़ दिया, ये कौन सा मान लेते हैं? TETR है। इस पे कौन सा भी रिकॉम्बिनेट DNA जोड़ दिया, यानी कि वांछित DNA जोड़ दिया, वांछित DNA जोड़ दिया आपने कोई सा भी इस TET पे, आप पे टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन पर। तो यही कहना चाहता है, यदि TET जीन पे प्रतिरोधी इस पर कोई भी जातीय DNA जोड़ा जाता है तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो गया, क्योंकि उस पर जुड़ गया तो उसके प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसे पुनर्योजित प्लाज्मिड रूपांतरण जीवाणुओं को एम्फिसिलिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित करने पर, जिसका मतलब समझना बच्चों क्या कहना चाह रहा है ये, कि आपने ये क्या किया, ये जो DNA है इसको TET पर प्रतिस्थापित किया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोध इसका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका प्रतिरोध समाप्त हो गया तो ऐसे पुनर्योजित प्लाज्मिड युक्त रूपांतरण यानी कि बात करें जीवाणुओं को एम्फिसिलिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित करने पर यह पुनर्योजित प्लाज्मिड में वृद्धि प्रदर्शित करेंगे। अगर इन जीवाणुओं को एम्फिसिलिन पर अगर प्रतिस्थापित किया तो यह वृद्धि प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ऐसे जीवाणु को अगर इसी पर स्थानांतरित किया तो यह वृद्धि प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रतिरोध कैसा हो चुका है? इनका समाप्त हो चुका है। यही कहना चाहता है कि माध्यम पर स्थानांतरित करने पर यह पुनर्योजित प्लाज्मिड में वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। यह रूपांतरण टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वृद्धि नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि विजातीय DNA के निवेशन से इनका क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन निष्क्रिय हो गए हैं और पुनर्योजित जीनों के चुनाव में सहायता करता है। तो ये क्या करता है? पुनर्योजकों के चुनाव में क्या करता है? सहायता करता है। और प्रतिजैविकों के निष्क्रिय होने पर पुनर्योजकों का चयन मुश्किल हो जाता है, इसलिए वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हों का विकास हुआ। तो वैकल्पिक चयन योग्य जो है, वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हों का इस रूप में विकास हुआ। और ये चिन्ह क्रोमेजिन पदार्थ की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करते हैं। अगर इनका यूज किया जाएगा, इनका जो चिन्ह है, जो पहचान की जाती है अलग अलग DNA खंड पे, वो कई सारे कलर उत्पन्न करते हैं और ये इन्हीं के कलर उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि यह क्या होता है? पुनर्योजित प्लाज्मिड में निवेशी निष्क्रियता के कारण जब अगर दूसरा कारक नहीं जुड़ा तो वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज निष्क्रिय हो जाता है और जीवाणु में कोई कलर उत्पन्न नहीं होता है। तो कोई जुड़ा ही नहीं तो कलर उत्पन्न होगा ही नहीं, अगर जुड़ जाएगा तो वह कलर उत्पन्न कर देता है। कुल मिलाकर बात यही है कि पुनर्योजित DNA में वांछनीय DNA को जोड़ा जाता है वाहक के साथ, तो इन्हें पुनर्योजित कॉलोनी के रूप में पहचाना जा सकता है। इसका अलग कार्य होता है। दूसरा DNA होता है प्लाज्मिड के बाद बैक्टीरियोफेज। यह विषाणु से प्राप्त होते हैं। जैसे जीवाणुभोजी है, जीवाणुभोजी एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरियोफेज है, यानी कि इसे हमें किससे प्राप्त किया है? विषाणु से प्राप्त किया है। जीवाणुभोजी एक प्रकार का विषाणु है जो वाहक के रूप में बहुत अच्छी तरह उपयोग में लिया जाता है। जिसमें कौन से वाहक पाए जाते हैं? जैसे देखो लैम्डाफेज,
वाहक तथा M13 फेज वाहक, ये भी कैसे हैं, जैसे जीवाणु भोजी के अलावा ये दो ऐसे वाहक है, एक तो लैम्डा और एक M30 फेज, जिनका हम किसके रूप में यूज करते हैं, वाहक के रूप में उपयोग करते हैं। अब पादप तथा जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु, यानी ये तो हमने कौन से पढ़े, प्लाज्मिड और जीवाणु में पढ़ लिए। अब पादप और जंतुओं में वाहक का यूज कैसे किया जाता है। पादपों में यूज करने के लिए वाहक कौन सा यूज किया जाता है, वाहक के प्रकार पढ़ रहे हैं, प्लाज्मिड पढ़ लिया, बैक्टीरियोफेज पढ़ लिया, जीवाणु भोजी, और पादपों में किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस, इसे बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूस्ड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस एक जीवाणु है, इस जीवाणु से कौन सा वाहक प्राप्त होता है, टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूस्ड। ये ट्यूमर इंड्यूस्ड, ये क्लोनिंग वाहक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, और ये एक खंड को समान पादप में, यानी कि पादपों में जो वाहक का यूज किया जाता है वह किसका किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस। और इस जीवाणु से कौन सा वाहक यूज होता है, टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। इसी के समान एक और वायरस, इससे एक प्रकार का एक और वाहक होता है रिट्रोवायरस विषाणु, जंतुओं में, पादपों में तो किसका किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस जीवाणु से प्राप्त टीआई प्लाज्मिड का। एक और वाहक जंतुओं में किसका यूज किया जाता है, रिट्रो विषाणु का उपयोग किया जाता है वाहक के रूप में। पादप में तो किसका, टीआई प्लाज्मिड, जो किससे प्राप्त हुआ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस, और जंतुओं में किसका किया जाता है, रिट्रो विषाणु। ये रिट्रो विषाणु किसमें यूज आता है, यह जो कैंसर कोशिकाएं होती है, यह कैंसर कोशिका के लिए उत्तरदायी होता है। फिर भी यह उपयोग क्यों ले रहा है, क्योंकि इसमें जो हानिकारक जीन होता है उसको हटा दिया जाता है। यही तो बायोटेक्नोलॉजी है जो मानव के लिए उपयोगी। मैंने पहले ये शब्द बोला कि मानव के लिए उपयोगी कैसे है, ये मानव के लिए उपयोगी ये इस तरीके से हो गया क्योंकि इसमें से हमने हानिकारक जीन को क्या कर दिया, हटा दिया, और जब हानिकारक जीन को हटा दिया है तो लाभदायक हो गया हमारे लिए कौन, रिट्रोवायरस। और यही तो बायोटेक्नोलॉजी है कि जंतुओं में कौन से वायरस का यूज किया जाता है, वहाँ का रिट्रो वायरस का, जो कैंसर कोशिकाओं में देखो रूपांतरित कर देता है विषाणु को, ठीक है ना, इसलिए इसको परिवर्तित किया जाता है। तो पादप कोशिका में टीआई प्लाज्मिड और जंतु कोशिका में रिट्रो विषाणु का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो हमने तो कुछ इंपॉर्टेंट वाहक देखे, इसके अलावा और भी वाहक पाए जाते हैं, जैसे कॉस्मिड वाहक। यह एक कॉस्मिड वाहक है जो प्लाज्मिड मूल का आरंभ बिंदु, वर्ण योग्य चिन्हक, उपयुक्त प्रतिबंध एंजाइम स्थल, लैम्डा कोष स्थल होता है। इसका उपयोग 45 kb के डीएनए खंड को क्लोनिंग कर, मतलब सबका अलग अलग करना है। अगर डीएनए खंड की लंबाई कितनी है, 45 kb है, 45 किलोबाइट है अगर इसकी लंबाई, तो फिर किस वाहक का यूज करेंगे, कॉस्मिड वाहक का यूज किया जाता है। यानी कि लंबाई में 45 किलोबाइट वाले लंबाई में हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग कॉस्मिड वाहक का उपयोग में लेते हैं, यानी कि किसका उपयोग करते हैं, कॉस्मिड वाहक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र होता है, ये भी बीएसी होते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये सबसे बड़ा वाहक होता है, बीएसी से रिलेटेड होता है, यानी कि जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, जो बैक्टीरियों के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए देखो कितने बड़े वाहक के लिए 300 से 350 kb लंबाई के डीएनए खंडों के लिए वाहक का उपयोग किया जाता है, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र बीएससी को। इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बैक्टीरियो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बीएससी। ये भी क्या करता है, डीएनए खंडों को वाहक के रूप में जोड़ता है। तो ये तो हमारा काम ही वाहक का यही है, ये वाहक है, और इस वाहक का काम ही यही है कि ये वांछित डीएनए खंडों को क्या करना, जोड़ना। तो 300 से 350 kb के डीएनए खंडों को ये जोड़ता है। तीसरा है YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल। ये क्या होता है, 1 MB से उच्च आकार के डीएनए खंडों को जोड़ता है। सबका फिक्स टाइमिंग कि कितने आकार के डीएनए खंडों को जोड़ना है। एक होता है फेजमिड, ये जीवाणु भोजी तथा प्लाज्मिड से निर्मित होते हैं। आपने दो पहले पढ़े थे, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, और एक पढ़ा था आपने प्लाज्मिड। इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, फेजमिड का। तो आपने पढ़ा सबसे पहले कॉस्मिड, प्लाज्मिड, फिर बैक्टीरियोफेज, फिर कॉस्मिड, फिर बीएससी, फिर YAC और एक फेजमिड। यानी कि आपने टोटल कितने प्रकार के पढ़ लिए, ये 6 प्रकार के डीएनए, 6 प्रकार के वाहक पढ़ लिए। तो पहला कारक साधन कौन सा था, एंजाइम, जिसमें आर्य एंजाइम वगैरह आपने देखा। दूसरा साधन आपने कौन सा पढ़ा, वाहक, तो आपने वाहक भी देख लिया। तो ये सारे वाहक आपके काम में आते हैं।